हेलो स्टूडेंट्स, आपका बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हम न्यूक्लियस या केंद्रक का अध्ययन कर रहे थे। न्यूक्लियस में हमने न्यूक्लियस की खोज किसने की, उसका प्राप्ति स्थल, उसके बाद उसकी संख्या, आमाप, आकृति आदि के बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट में हम उसके आमाप या साइज के बारे में बात कर रहे थे। इसके न्यूक्लियस के आकार, किसका न्यूक्लियस, टॉपिक क्या था अपना, न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या था टॉपिक, केंद्रक था। और केंद्रक के आकार के बारे में अपन बात कर रहे थे। उस आकार के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस या केंद्रक का आकार है वो केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या पर निर्भर करता है। यानी जितने ज्यादा गुणसूत्र होंगे, या ये कह सकते हैं कि जितनी मात्रा में डीएनए होगा उतना ही बड़ा आकार केंद्रक का होगा। यानी इसका आकार कैसा था, इसका आकार अनिश्चित होता है, अर्थात ये क्रोमोसोम की संख्या पर निर्भर करता है इसका आकार। भाई जितनी ज्यादा संख्या में क्रोमोसोम होंगे केंद्रक में, उतना ही बड़ा आकार किसका होगा, केंद्रक का होता है। इसी आधार पर ये बताया एक साइंटिस्ट से, ये तो पता चल गया कि केंद्रक का आकार अनिश्चित होता है और यह निर्भर करता है उसमें उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या, या क्रोमोसोम किसके बने, डीएनए के, अर्थात डीएनए की मात्रा पर निर्भर करता है केंद्रक का आकार। इस आकार के संबंध में ही एक साइंटिस्ट थे भाई, हर्टविग। कौन से, हर्टविग साइंटिस्ट थे, एक हर्टविग। हर्टविग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि केंद्रक के आकार और कोशिका का जो, एक तो केंद्रक का आकार और जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का आयतन होता है, एक तो केंद्रक का आयतन और दूसरा जो कोशिका द्रव्य का आयतन होता है, उसमें एक निश्चित अनुपात होता है। उसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है जिसे केंद्रक द्रव्य सूचकांक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या कहा जाता है भाई, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स या केंद्रक द्रव्य सूचकांक। केंद्रक द्रव्य सूचकांक क्या बताया इन्होंने, ये बताया हर्टविग ने कि केंद्रक के आयतन और कोशिका द्रव्य के आयतन, कोशिका द्रव्य क्या है, जो कोशिका में साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, उसके आयतन में, यानी केंद्रक के आयतन और कोशिका द्रव्य के आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है। क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है इसका, और उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य सूचकांक कहते हैं। अच्छा, जब इस अनुपात में, यानी निश्चित आयतन है इनका, लेकिन किसी कोशिका के लिए आयतन कैसा होता है, इसका जो अनुपात है वो निश्चित होगा, लेकिन जब इस अनुपात में अंतर आएगा, यानी परिवर्तन आएगा, इस अनुपात में परिवर्तन आएगा, तो फिर कोशिका विभाजित होगी। कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे किसी कोशिका के लिए, ये प्रत्येक कोशिका के लिए अलग अलग होगा, और जो इसका अनुपात होगा वो प्रत्येक कोशिका के लिए अलग अलग होगा। केंद्रक द्रव्य सूचकांक है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में, जैसे मान लो मनुष्य की या ह्यूमंस की कोशिका, या फिर किसी पादप की या किसी अन्य पादप की
कुत्ते की, किसी की भी कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जीव में अलग अलग होती है, तो क्रोमोसोम की संख्या अलग है तो उनमें डीएनए की मात्रा भी अलग होगी, उसके आधार पर केंद्रक का साइज होगा। या फिर मान लो जैसे ह्यूमंस की किसी कोशिका की बात करें या किसी पादप की कोशिका की बात करें, उसमें क्रोमोसोम की संख्या अंतरावस्था में फिक्स है, अंतरावस्था में कैसी है फिक्स, लेकिन उसमें डीएनए में क्या होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा यानी प्रतिकृतिकरण होगा और डीएनए के 2 अणु बन जाएंगे एक अणु से। अब जब डीएनए के 2 अणु बन गए तो डीएनए की मात्रा बढ़ गई। अब डीएनए की जब मात्रा बढ़ गई तो फिर क्या होगा, केंद्रक का आयतन बढ़ेगा। ये अभी बताया कि केंद्रक का आयतन किस पर निर्भर करता है, क्रोमोसोम संख्या पर या डीएनए की मात्रा पर। जब डीएनए की मात्रा बढ़ गई तो केंद्रक का आकार बढ़ेगा और केंद्रक का आकार बढ़ेगा तो फिर केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो फिर क्या होगा, कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित होगी और विभाजित हो जाएगी या सेल डिवीजन तेज हो जाएगी। ये देखिए इन्होंने क्या होता है, केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक, इसका एक सूत्र होता है या इसे जिस सूत्र से ज्ञात किया जाता है वो क्या है, देखिए एनपी या न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर dn अपॉन dc माइनस। ये केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक निकालने का या ज्ञात करने का फॉर्मूला है dn अपॉन dc माइनस dn, जहां एनपी तो क्या हो गया, जहां एनपी बराबर न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स या केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक है और dn बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या केंद्रक का आयतन, केंद्रक का आयतन और डीसी बराबर वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का आयतन। इस तरह से हम केंद्रक द्रव्यीय सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं और ये प्रत्येक कोशिका के लिए क्या होगा, निश्चित होता है। ये हो गया आकार की बात। इसके बाद केंद्रक के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो पढ़ चुके। इसकी खोज किसने की, इसकी संख्या कितनी होती है, इसका जो आकृति होती है, आकृति कैसी होती है, आकृति और आकार दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। आकृति तो जैसे मान लो ये केंद्रक है तो अब ये केंद्रक हमने कैसा बनाया है, देखिए आकृति और आकार में अंतर देखो, ये क्या है, गोलाकार है, कैसा है, एक वृत्ताकार या गोलाकार है। तो ये तो क्या हो गई, इसकी आकृति हो गई, यानी कैसा है, आकृति कैसी है इसकी, गोलाकार। जबकि आमा ये इसकी साइज या इसकी साइज कितना बड़ा है, ये वो क्या होगा, आमा। तो इस तरह से आकृति क्या और आमा दोनों ही अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है ना। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं केंद्रक की सूक्ष्म संरचना। केंद्रक की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन हमें करना है यहाँ पर। देखिए आइए टॉपिक क्या है अपना आज का, केंद्रक की सूक्ष्म संरचना। केंद्रक की सूक्ष्म संरचना सॉरी केंद्रक की सूक्ष्म संरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, या सूक्ष्म की जगह इसको परा संरचना बोल सकते हैं, सूक्ष्म ही रहने दो, माइक्रो स्ट्रक्चर हो जाएगी। केंद्र की सूक्ष्म संरचना, देखिए केंद्र की संरचना से तात्पर्य है केंद्र की संरचना कैसी होती है। केंद्रक की जब हम संरचना की बात करते हैं तो देखिए जो केंद्रक की संरचना है वो इस प्रकार की होती है। केंद्रक की संरचना इस प्रकार की होती है भाई। देखिए अपन यहाँ पर एक केंद्रक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, केंद्रक बनाते हैं। ये देखिए ये अपन बना रहे हैं केंद्रक की, क्या बनाई है, केंद्रक की झिल्ली बनाई है जो कैसी होती है, केंद्रक की झिल्ली ये होती है एक द्विमेम्ब्रेन है यानी द्विस्तरीय है, अर्थात ये 2 स्तरों से मिलकर बनी होती है। केंद्रक की जो झिल्ली है कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। देखिए
ये अपन में केंद्रक की झिल्ली, डबल लेयर है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है, बाह्य कला और ये अंतः कला। ठीक है, बाह्य कला और अंतः कला दोनों के बीच में स्थान पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रीय अवकाश, ये न्यूक्लियर कोर है। इसके बाद इसमें क्या भरा होगा केंद्रक के अंदर, ये तो केंद्रक झिल्ली हो गई, इसमें ये इस तरह से क्रोमेटिन भरा होता है। क्या भरा होता है, ये देखिए, ये क्या है, क्रोमेटिन है। इस क्रोमेटिन से इधर अपन बना देते हैं एक न्यूक्लियोलस, ये क्या बना दिया हमने, न्यूक्लियोलस, और इधर बना देते हैं अपन एंडोसोम। क्या बना दिया, एंडोसोम, और इधर अपन बना दिया हेटेरोन्यूक्लियस या हेटेरोक्रोमेटिन। ये वाला भाग हो गया हेटेरोक्रोमेटिन, और इधर चलो एक छोटा सा क्रोमोसोम बना देते हैं, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम, ठीक है। और जैसे बढ़ गया केंद्रक द्रव्य, क्या बढ़ गया, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियो प्लाज्म, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियो प्लाज्म, ये इसमें बढ़ गया। इधर चलो इससे राइबोसोम भी जोड़ देते हैं, और ये देखिए बन के तैयार हो गई अपनी केंद्रक की संरचना। क्या बन के तैयार हो गई, केंद्रक की संरचना। ऊपर लिखा हुआ है, चलो छोड़, यहाँ लिख देते हैं केंद्रक की संरचना, या इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र की संरचना। आप देखिए इसमें होता क्या क्या है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन, क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बोले तो बाह्य झिल्ली, क्या है, बाह्य झिल्ली। ये क्या है, आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। दोनों झिल्लियों के जो बीच में अवकाश पाया जाएगा, दोनों झिल्लियों के जो बीच में ये अवकाश है, इसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं भाई, पेरीन्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रकीय अवकाश, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिकेंद्रकीय अवकाश। इसके बाद ये देखिए, ये है अपना क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन। क्या है ये, क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन किसका बना होगा, ध्यान रखना, डीएनए का। किसका बना होगा, डीएनए का। ये क्या है, एंडोसोम। एंडोसोम कुछ कण पाए जाएंगे जो एंडोसोम कहलाते हैं यहाँ पर। और ये क्या है, देखिए, ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्या है ये, न्यूक्लियोलस, या इसे बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका क्या बोलते हैं इसको, केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। इसके बाद ये देखिए, ये इसमें बना है न्यूक्लियोप्लाज्म। चलो इधर लिख देते हैं, ये क्या बना है इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। और ये देखिए, जो ये पूरी क्या है, क्रोमेटिन है, और इस क्रोमेटिन का जो गहरा भाग दिख रहा है, ये देखिए मैंने गहरा बनाया है, ये जो गहरा भाग है इसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसे,
हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोक्रोमेटिन। जबकि जो गहरा भाग हो तो हेटेरोक्रोमेटिन, बाकी का क्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो प्रकार का होता है, एक तो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो गहरा भाग नहीं होता है, जो अभिरंजन ग्रहण नहीं करता, वो यूक्रोमेटिन है। जबकि जो अभिरंजन या रंग ग्रहण कर लेता है और जो एक तरह से गाढ़ा चित्र होगा या संकुचित चित्र होगा तेजी से, वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है और ये अभिरंजन ग्रहण करता है। ये क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन। और ये मान लो जैसे, चलो रहने दो इसको, मान लो ये जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाएगा, जब क्रोमोसोम बाद में, ये तो अभी चलो अंतरावस्था का रहने देते हैं इस केंद्र को। जब सेल डिवीजन की फेज आएगी तो फिर ये क्रोमेटिन क्या बना देगा? क्रोमोसोम या गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ये बात की तरफ जैसे राइबोसोम जुड़े हुए हैं पर, इसी के साथ इससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका होगी वो भी इसी से अटैच होती है। तो ये एक न्यूक्लियस या केंद्रक की संरचना होती है। ये संरचना बना लेना यहाँ से, अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी इसके जो प्रत्येक भाग है उनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, एक केंद्रक में कौन कौन से भाग होते हैं? केंद्रक में क्या है? निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, या केंद्रक निम्न भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक के अंग लिख लो, चाहे केंद्रक निम्न भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक निम्न भागों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? देखिए, एक तो केंद्रक झिल्ली, या जो हमने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बोले हैं, वो क्या है? केंद्रक झिल्ली। पहला क्या है? केंद्रक झिल्ली। पहला भाग कौन सा है इसका? केंद्रक झिल्ली, या इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियोलेमा। न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे किसे? केंद्रक झिल्ली को, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्लियर एनवलप। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवलप। अच्छा, इसमें एक संरचना होता है, ये देखो, ये जो बीच बीच में छिद्र से देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स या छिद्र होते हैं इस झिल्ली में। क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स या केंद्रक छिद्र होंगे जो केंद्रक झिल्ली में ही पाए जाएंगे। अच्छा, ये तो केंद्रक झिल्ली के अंदर अंतर्गत ही आ जाएंगे न्यूक्लियर पोर्स। तो इसके बाद दूसरी संरचना, इसमें दूसरा इसका प्रमुख अंग क्या है? इसका दूसरा प्रमुख अंग होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा है। क्या कहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा भाग कौन सा है? इसका तीसरा भाग होता है क्रोमेटिन। क्या होता है भाई? क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो कि डीएनए की बनी होती है, या डीएनए का एक सूत्र जैसी पतले धागे जैसी संरचना होती है।
देखो हमने कौन धागे जैसी संरचना बनाई है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। ठीक है। चौथा भाग कौन सा इसका? इसका जो अगला भाग है केंद्रक का, वो कौन सा है? देखिए केंद्रक जल्दी हमने लिख दिया, केंद्रक द्रव्य लिख दिया, इसके बाद क्रोमेटिन लिख दिया, इसके बाद देखिए न्यूक्लियोलस क्या है? केंद्रिका। अगला भाग कौन सा है? केंद्रिका। कौन सा भाग है? केंद्रिका, या इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बोलते हैं जिसे केंद्रिका। इसके बाद एक और रह जाता है एंडोसोम। क्या है लास्ट? एंडोसोम। एंडोसोम, इसी को एंडोसोम बोलते हैं भाई, एंडोसोम। ठीक है। ये इसके 5 भाग होते हैं केंद्रक के, प्रमुख रूप से कौन कौन से? तो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर एनवलप, जो आगे 2 भागों में बटी होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में अवकाश पाया जाता है जिसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसके बाद दूसरा भाग इसका कौन सा देखा हमने? केंद्रक द्रव्य, जो कि एक मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है या तरल आधात्री के रूप में पाया जाएगा। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। ये इसमें भरा होता है पूरे केंद्रक के अंदर, जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इस केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा संरचना पाई जाती है। ये इस धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है। और क्रोमेटिन किसका बना होगा? ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, जो आगे चल के क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसके बाद देखिए अगली हमने क्या पढ़ी? चौथे नंबर पर हमने पढ़ा केंद्रिका। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, ये इस क्रोमेटिन से जुड़ा हुआ ही भाग होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद एंडोसोम। तो इस तरह से ये अपनी केंद्र की संरचना होती है। इन प्रत्येक अंग का हमें विस्तार से अध्ययन करना है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।